So we are going to start the lesson 12, that is friction. और आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे बेटा। इस चैप्टर में कौन कौन से कंटेंट हमें पढ़ने हैं, इनका क्या यूज है, ठीक है। सो फोकस ऑन द बोर्ड, दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब होता है बेटा, हिंदी में अगर हम बात करें तो घर्षण। फ्रिक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? घर्षण। और फ्रिक्शन का मेन पर्पस देखो, फ्रिक्शन फोर्स है क्या? इट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ फोर्स। ये चैप्टर निकल के आया फोर्स एंड प्रेशर में से। उसमें आपने दो टाइप्स के फोर्स डिस्कस किए थे। कौन कौन से थे? कॉन्टैक्ट फोर्स था और एक था हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्लियर? कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर दो पार्ट थे हमारे, एक तो मस्कुलर फोर्स था और दूसरा था बेटा फ्रिक्शनल फोर्स। तो उसी में से हम इस चैप्टर को कर रहे हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्रिक्शन। इसको सिंपली हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं और फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेके शुरू करते हैं कि चैप्टर में है क्या। देखो, सबसे पहले अगर हम एक एग्जांपल लें कि आप साइकिलिंग कर रहे हैं, आप साइकिल चला रहे हैं और आपने पेडलिंग करना बंद कर दिया। मींस जो आप पेडल मार रहे थे आपने वो करना उसको बंद कर दिया। तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व करेंगे आप? मैम वो सर वो रुक जाएगी। कुछ टाइम बाद उसकी जो स्पीड है रोड में वो रिड्यूस चलेगी होती फिर रुक जाएगी। जाएगी। हाँ, उसकी जो स्पीड है वो कम होती चली जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि लास्ट में जाके वो साइकिल रुक गई। अब देखो, कोई चीज कब रुकती है? जब उसके ऊपर हम कोई फोर्स लगा रहे हो। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पे जब हम कोई फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट लास्ट में आके रुक जाता है। ऐसे ही अगर आपने किसी फुटबॉल को किक मारी, ठीक है, तो क्या ऑब्जर्व किया हमने कि कुछ टाइम बाद वो फुटबॉल कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुक गई। ऐसा क्यों हुआ? कि उस बॉल पे कहीं ना कहीं से तो कोई फोर्स लग रहा है जो उस बॉल की स्पीड को क्या कर रहा है? कंटिन्यूअसली रिड्यूस करता जा रहा है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Was he not? सर बिल्कुल नहीं आ रही। Your voice is not coming. तो यहाँ पे क्या रखी हमने? बुक रख रखी है, ठीक है। अब आप अगर इस पुश करते हैं यहाँ से, इस बुक को क्या करते हैं? पुश करते हैं। बेटा माइक ऑफ करो अपना, जिसका भी ऑन है। इस बुक को हम पुश करते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि बुक जो है वो स्टेशनरी रेस्ट पोजीशन में रखी हुई है। जब हम इसको पुश कर रहे हैं तो ये इतनी स्पीड से पुश नहीं हो रही है, हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है। क्यों लगाना पड़ रहा है? पोजीशन से किसमें ला सके? मोशन के अंदर ला सके। और वो कब पॉसिबल है? जब फोर्स लगा रहे हैं। यही होगा। ऐसे हमारे पास कोई हैवी बॉक्स है, सपोज करो ट्रंक है हमारे पास कोई, और आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो उसको मूव करने के लिए, तो आपको फोर्स क्या लगाना पड़ रहा है? ज्यादा या कम? कम। ये बेटा एक संदूक है, हिंदी में बात करें हम, बॉक्स है, हैवी बॉक्स है, उसको आपको सरकाना है, मूव करना है, तो उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा कम? ज्यादा ज्यादा लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि हैवी है। तो उसमें ज्यादा फोर्स लगाने का मतलब समझ रहे हो क्या है? उसका फोर्स लगाने का मतलब है कि एक ऐसा अपोजिट फोर्स उस पे लगा हुआ है जो उस ट्रंक को मूव ही नहीं करने दे रहा। द मैक्सिमम फोर्स is applied on the box in opposite direction which do not move the object, जो उस ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करता। समझ में आ रहा है कुछ? एक तो एक मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड रिड्यूस हो रही है, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में रखा हुआ है और हम उसको मूव ही नहीं करवा पा रहे, तो उसके ऊपर क्या लगता है? अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है।
और उस फोर्स को क्या नाम देते हैं बच्चे हम? फ्रिक्शनल फोर्स। और दूसरा क्या बोलते हैं उसको? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एक होता है फ्रिक्शनल फोर्स और दूसरा क्या होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? द फोर्स which always exert opposite to the direction of motion of an object। अच्छा, एक मूविंग ऑब्जेक्ट की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम? फ्रिक्शन फोर्स। एंड दिस फोर्स इज ऑलवेज रिड्यूस और टेंड्स टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को रिड्यूस करता है, और हम ये बोल सकते हैं रिड्यूस करने की कोशिश करे, या टेंड्स टू स्टॉप, या उसको रोकने की कोशिश करता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं बेटा हम? फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आया आपको बेटा? समझ में यस आया सर। आपको? ओके। अब इसी के अंदर हम इसमें पॉइंट क्या लेते हैं यहाँ पर कि फ्रिक्शन का मेन कारण क्या होता है? कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। एनीवन, किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। बोलिए बेटा। नो सर। नो सर। नो सर। और फिर दिखा देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, कोई डाउट ना हो समझने में। तो फ्रिक्शन फोर्स की अगर हम बात करें, एक ऐसा फोर्स जो हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लगता है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, उसको क्या बोलेंगे हम? फ्रिक्शनल। और दिस फोर्स ऑलवेज मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब देखो इसका मेन कारण क्या होता है, हम पढ़ेंगे कि कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का कारण क्या है? तो इसके अंदर पॉइंट आता है ड्यू टू द रफनेस ऑफ द टू ड्यू टू द रफनेस ऑफ द टू सरफेसेस। देखो दो सरफेस होंगे फ्रिक्शन फोर्स के लिए। कितने सरफेस होंगे? दो सरफेस होंगे हमेशा। जैसे हम अगर एग्जांपल लें, ये दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर मूव कर रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे हैं, जिसको हम स्लाइड भी बोल सकते हैं। तो क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो सरफेस है उसमें कुछ ना कुछ रफनेस प्रेजेंट होती है। तो इसलिए मैंने बोला ड्यू टू द रफनेस ऑफ द टू सरफेसेस, कि एक सरफेस ये है हमारे पास जो लगता तो हमें स्मूथ है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ रफनेस प्रेजेंट ऑन द सरफेस। इस सरफेस के ऊपर काफी सारी रफनेस प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा, जब ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस के ऊपर मूव करेगा तो क्या होगा, इस सरफेस के अंदर भी क्या प्रेजेंट है? रफनेस प्रेजेंट है। ये दोनों रफनेस जो है आपस में एक दूसरे के अंदर क्या हो जाती है? इंटरलॉक हो जाती है। क्या हो जाती है? इसी जो रफनेस है इनके बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है ऐसे। ये इंटरलॉकिंग जब होती है तो वो ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या कर देती है? रिड्यूस कर देती है, क्योंकि ये भी रफनेस है और ये भी रफनेस है। जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करेंगे आपस में इंटरलॉक हो जाती है। तो यू कैन से दैट फ्रिक्शन फोर्स is due to the interlocking between the surfaces of the two objects। जो दो ऑब्जेक्ट है जो एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे हैं, उन दोनों ऑब्जेक्ट के सरफेस पे जो रफनेस प्रेजेंट है उनमें आपस में क्या हो जाती है? इंटरलॉकिंग। अब देखो इसका सबसे सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं। एक बोर्ड पे मार्कर से जो लिख रहा हूं, ये जो बोर्ड है हमें बहुत स्मूथ लग रहा है, इट अपीयर्स टू वेरी स्मूथ, वेरी फाइन, but there are lot of roughness present on this board which we can see by using the, हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं इसके अंदर कितनी रफनेस है। क्यों?
क्योंकि जब मैं इस पे मार्कर से लिख रहा हूं तो इसकी रफनेस के बीच में ही मार्कर की इंक ट्रैप होती जाती है। मार्कर की जो इंक है वो इसकी रफनेस के बीच में क्या होती जा रही है, फिल होती जा रही है। तो इंटरलॉकिंग तो हो रही है भाई, जो इंक है वो इसके बीच में ट्रैप होती जा रही है, फिट होती जा रही है, जिसकी वजह से हम इसके ऊपर लिख सकते हैं। ये एप्लीकेशन है कि फ्रिक्शन की, बाय द फ्रिक्शन वी कैन राइट ऑन द बोर्ड नोटबुक। समझ में आया बेटा? तो जो सरफेस हैं वो स्मूथ होते नहीं है, उन सरफेस पे बहुत ज्यादा रफनेस प्रेजेंट होती है। तो यू कैन से दैट friction is directly proportional to the roughness of the directly surfaces। जितनी ज्यादा रफनेस होगी ज्यादा क्या होगा, फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रफनेस ऑफ। ये जो टू सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, टू सरफेस कौन कौन से हैं, बिचारी कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, जो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में, उनको बोलते हैं हम टू सरफेसेस। when one object is move over the तो दोनों ऑब्जेक्ट की जो सरफेस है उनकी रफनेस आपस में इंटरलॉक, की रफनेस क्या हो जाती है आपस में इंटरलॉक, और उस इंटरलॉक होने की वजह से ही क्या बनता है बेटा, फ्रिक्शन। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, तो देखो सबसे इससे जो कंक्लूजन निकल के आया है वो क्या कंक्लूजन निकल के आया है कि कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू द interlocking between the roughness of the two surfaces। वो two surfaces which are move over one another, जो एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, उन दोनों ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है उसमें कुछ रफनेस है, और वही रफनेस आपस में क्या हो जाती है, इंटरलॉक हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सरफेस जितना ज्यादा स्मूथ होगा, जो सरफेस जितना ज्यादा स्मूथ होगा उसमें फ्रिक्शन उतना ही क्या होगा बेटा, कम। और जिसमें रफनेस बहुत ज्यादा है, इरेगुलरिटीज बहुत ज्यादा है, तो उसका फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को? बताइए। नो सर। इसका मेन कारण क्या निकल के हमारे पास, ड्यू टू द रफनेस ऑफ द टू सरफेसेस। अब बात करें तो कि अगर हम मेजर की बात करें, फ्रिक्शन को मेजर किससे करते हैं, मेजरमेंट ऑफ फ्रिक्शन। सर। friction is always friction force is always measured by, किससे मेजर करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस। किससे मेजर करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस। देखो इनको बहुत ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि आपको जब मैंने लास्ट चैप्टर के क्वेश्चंस करवाए थे, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करवाए थे, तो वो सारे एमसीक्यूज और क्वेश्चंस वो थे जो हम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे, यही थे कंसंट्रेशन के। जो जो टॉपिक हमने क्लास में पढ़े थे उसी टॉपिक में से क्वेश्चन आंसर थे बेटा। यस सर। सेम केस यहाँ पर है, इसमें उन्हीं में से हमारे क्वेश्चन आंसर है। स्प्रिंग बैलेंस इज जस्ट लाइक दैट। ये हमारे पास एक स्लिट रीडिंग्स होती है। समझ में आ रहा है बेटा, दिख रहा है आपको? यस सर। तो देखो जैसे हम इसका एक एग्जांपल ले, कैसे मेजर करते हैं फ्रिक्शन फोर्स को। जैसे ये हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल पर मैंने ये बुक रखी, ठीक है, और मैंने क्या किया, इसका जो एंड है वो इसके साथ लगा दिया,
स्टैंड है वो इसके साथ लगा दिया हमने। अब और इसके साथ क्या अटैच कर रखा है यहाँ पर, स्प्रिंग बैलेंस। अब जितना फोर्स के साथ ही वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा यहाँ पर, उतनी ही क्या आती चली जाएगी इसके अंदर, रीडिंग आती चली जाएगी। मतलब कितना फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है बुक के ऊपर, वो किसको मेजर करेगा, उसके फ्रिक्शनल फोर्स को। और इसके अंदर जो फोर्स मेजर होता है वो भी किसमें होता है, न्यूटन। किसकी यूनिट होती है न्यूटन, रजत, रजत आवाज आ रही है आपको, यस सर। गार्गी, किस क्वांटिटी की यूनिट जो है वो न्यूटन होती है बेटा, सर फोर्स की। फोर्स की, वेरी गुड। फोर्स इज ऑलवेज मेजर्ड इन न्यूटन, इसे मेजर करते हैं फोर्स को हम न्यूटन के अंदर। क्लियर हुआ, यस सर। इसके बाद इसमें आता है हमारा कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स ऑन विच द फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच फ्रिक्शन इज डिपेंड। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर फ्रिक्शन डिपेंड करता है। तो फर्स्ट तो सरफेस, नेचर ऑफ द सरफेस मतलब रफ और स्मूथ। और दूसरा करता है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम दो पॉइंट बता सकते हैं, एक तो नेचर ऑफ द सरफेस और दूसरा क्या बता सकते हैं, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। या दूसरा इसको क्या लिख सकते हैं, द फोर्स विद विच टू आर प्रेस। मतलब जिस फोर्स के साथ दो सरफेस एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं। और दूसरा नेचर ऑफ द सरफेस, तो इन पे फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है। अगर आपसे पूछे कि क्या सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, नो, फ्रिक्शन कि कितना बड़ा सरफेस है कितना कम सरफेस है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है बेटा, इट डिपेंड कि हाउ मच स्मूथ और हाउ मच रफ, कि सरफेस कितना स्मूथ है कितना रफ सरफेस है उस पर डिपेंड करता है। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जो फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, रफनेस के। तो अगर जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा फ्रिक्शन भी क्या होगा उतना ज्यादा होगा, जितना स्मूथ सरफेस होगा फ्रिक्शन भी क्या होगा उतना ही कम होगा। इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बता सकता हूँ कि आप कैरम खेल रहे हैं, ठीक है, आप कैरम को जब खेलने स्टार्ट करते हैं तो उसमें बिना पाउडर डाले स्टार्ट करते हैं सरफेस पर। तो आपने देखा होगा जो उसका स्ट्राइकर है वो बहुत स्लोली मूव करता है, स्ट्राइकर का जो मूवमेंट है वो कैसा है, बहुत स्लोली है। क्यों, क्योंकि सरफेस के अंदर जो रफनेस है वो बहुत ज्यादा है। अब भाई रफनेस ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो जो स्ट्राइकर की क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। आवाज आ रही है बच्चे, ओके। तो क्या करेगा, वो रिड्यूस करेगा, जिससे स्ट्राइकर फास्टली मूव नहीं कर पाता और वी आर नॉट प्ले वेल, हम उसके ऊपर ढंग से नॉट खेल नहीं पाते। अब अगर हम उस सरफेस को किसी तरह से स्मूथ बना दे, अगर हम उस सरफेस को क्या बना दे, स्मूथ सरफेस बनाते, कैसे, बाय यूजिंग टैल्कम पाउडर। कैरम खेलने से पहले हम क्या करते हैं, उसके सरफेस पर पाउडर डाल देते हैं और उसको अच्छे से रब कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो उस सरफेस में इरेगुलरिटीज, रफनेस जो थी
वो सारी की सारी उस पाउडर से फिल हो जाती है। मतलब जो गैप था रफनेस के अंदर, रफनेस क्या है, रफनेस होती है ऐसे गड्ढे पड़ रहे थे बीच में, इसको रफनेस बोलते हैं। तो इनके बीच में सारा पाउडर फिल हो जाता है और वो सरफेस कैसा बन जाता है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस बन जाता है जैसे पाउडर फिल किया। अब जो रफ सरफेस था वो क्या बन गया, स्मूथ सरफेस। जब सरफेस स्मूथ हो गया तो फ्रिक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बताओ, बोलो बेटा। डिक्रीज। जब फ्रिक्शन कम होगा तो सरफेस हमेशा कम होता चला जाएगा, मतलब डिक्रीज होता चला जाएगा फ्रिक्शन, ठीक है। और फ्रिक्शन डिक्रीज होगा तो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, बोलिए। सर इंक्रीज। इंक्रीज होगी। हमेशा स्पीड इंक्रीज हो जाती है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को स्मूथ सरफेस बनाते हैं। जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा स्पीड उतनी ही कम होती चलेगी। दीपिका शर्मा, सर व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? सर यूनिट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स सर नहीं पता। यस, सर याद नहीं है। अभी तो बताया बेटा जस्ट। सर क्लास भविष्य, अभी ज्वाइन। ओके, भविष्य बेटे गायब। मयंक, तनिष, सर हम बताएं। वेट, तनिष, तनुज, देखो कितनी स्पीड से कम होते जा रहे हैं ना। जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है यहाँ स्पीड ही रिड्यूस होती जा रही है, मतलब मैं यहाँ पर फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा हूँ जो आप लोगों की जो अटेंडेंस है उसको रिड्यूस करता जा रहा है। हनी, एक छोटे से क्वेश्चन से इतना डर गए बच्चे कि उन्होंने क्लास को क्विट कर दिया है। सर हम बताएं। यस प्रिया, सर ऐसा यूनिट बतानी है ना। यस, सर न्यूटन। सिंपल बेटा, चाहे कोई भी कोर्स हो आपको अभी बताया न्यूटन, और उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और फ्रिक्शन भी क्या है, एक फोर्स है। फ्रिक्शन क्या है, एक फोर्स, दैट्स व्हाई इट्स यूनिट इज आल्सो न्यूटन। सो द यूनिट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज न्यूटन। क्लियर हुआ? यस सर। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि जो फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सरफेस। जितना ज्यादा सरफेस स्मूथ होगा उतना कम फ्रिक्शन होगा, जितना ज्यादा सरफेस रफ होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, इसके अंदर फ्रिक्शन होगा। सर फ्रिक्शन को इंटरलॉकिंग कह सकते हैं। नो, इंटरलॉकिंग जो है वो सरफेस के बीच में होती है, इंटरलॉकिंग उसका कारण है फ्रिक्शन का। अब देखो मैं इससे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको स्मूथ और रफ सरफेस का, कि आपके पास सपोज करो एक सरफेस है जो बिल्कुल नीचे से स्मूथ है, ठीक है, और आपने एक बिल्कुल सिल्क का जो क्लॉथ होता है, सिल्क के क्लॉथ में कुछ सामान रखा और उस सरफेस के ऊपर मूव करवा दिया। सरफेस पे क्या करवाया आपने, मूव करवाया। तो आपने देखा होगा कि जो सरफेस जिसका आप मूव करवा रहे हो, जिस ऑब्जेक्ट को, वो स्पीडली मूव कर गया। भाई आपके पास सपोज करो आपका लंच बॉक्स है, ठीक है, ब्लैंक खाली, आपने लंच बॉक्स को टाइल के ऊपर मूव कर दिया, तो आपने देखा होगा लंच बॉक्स इस पॉइंट से उस पॉइंट पर इजीली मूव हो गया। और अगर वहां पर टाइल की जगह पर कोई सीमेंट का फर्श है जिसमें जगह जगह पर रफनेस है, गड्ढे हो रहे हैं, और आप उस बॉक्स को उतनी ही स्पीड से क्या मूव करवा सकते हो यहाँ पर, बोलो। नो नो, सर। क्योंकि फ्रिक्शन क्या हो गया यहाँ पर, ज्यादा हो गया। और फ्रिक्शन ज्यादा होगा उसका मेन कारण क्या है, उसका सरफेस रफ है। पहला जो सरफेस था टाइल का वो स्मूथ सरफेस था, इसी वजह से उस पर फिसलने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। और जो सीमेंटेड फ्लोर है उसका सर सरफेस फ्रिक्शन की रफ है। डेफिनेशन बता दो, सब आ गया।
फ्रिक्शन की डेफिनेशन सिंपल है बेटा, द फोर्स which always applied opposite to the direction of motion, ठीक है, is called frictional force। जो फोर्स हमेशा किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट साइड से लगता है उसको फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। अगर आप साइकिल पे जा रहे हैं या बाइक पे जा रहे हैं तो सामने से आपने देखा होगा हवा आ रही है बहुत तेज, वो हमारे पर सर। फोर्स लगा रही है। हाँ बोलो। सर अपोजिट मतलब कैसे? अपोजिट मतलब होता है बेटा, जैसे ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा है यहाँ पर इस डायरेक्शन में, ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ऑब्जेक्ट लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है तो फोर्स राइट से लेफ्ट लग रहा है उसके ऊपर, वो फ्रिक्शन सर फोर्स। आपने बताया, एग्जांपल दिया है कि हैवी बॉक्स है, उसको अगर हम स्लाइड करेंगे तो वो हैवी हाँ बॉक्स में अपोजिट डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स है वो कौन सी होगी और जो अपोजिट है वो कौन सी डायरेक्शन होगी? एक बार रिपीट करो। सर हम ये कह रहे हैं जैसे वो हैवी संदूक है उसमें हाँ अपोजिट डायरेक्शन कौन सी होगी और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो कौन सी होगी? ठीक है, वेरी गुड। देखो जैसे सपोज करो ये हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर भी नीचे क्या है, रफनेस प्रेजेंट है, और जिस फ्लोर के ऊपर इसको रख रखा है हमने उस फ्लोर के ऊपर भी क्या है, रफनेस प्रेजेंट है, ठीक है, सीमेंटेड फ्लोर है। हम इस बॉक्स पे फोर्स लगा रहे हैं यहां से F1 फोर्स, बट जो फ्रिक्शन फोर्स है वो यहाँ लग रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों लग रहा है? क्योंकि जो सरफेस है ये आपस में इंटरलॉक हो गए, सरफेस की जो रफनेस है वो आपस में इंटरलॉक हो गई। अब इंटरलॉक हो गई तो मतलब क्या हुआ, हम इस ऑब्जेक्ट को मूव ही नहीं कर पा रहे हैं। वहां पर मूव क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? क्योंकि भाई अपोजिट डायरेक्शन से कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, इसकी जो अपोजिट डायरेक्शन से क्या लग रहा है, कुछ ना कुछ फोर्स लग सर रहा मतलब हम उसको राइट की तरफ धकेल रहे हैं और वो फोर्स वापिस उसे लेफ्ट की तरफ ले लेगा। है। मतलब वो फोर्स जो है इतना ज्यादा है कि वो उस फोर्स को मूव ही नहीं होने दे रहा, वो धकेल नहीं रहा, वो उसको मूव ही नहीं होने दे रहा। क्यों यस नहीं सर। होने दे रहा? क्योंकि हम उस इंटरलॉकिंग को ब्रेक नहीं कर पा रहे, जो आपस में इंटरलॉकिंग हो रही है हम इसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहे। और वो इंटरलॉकिंग ही किसका कारण बनती है बेटा, फ्रिक्शन का कारण बनती यस सर। है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो आप अपोजिट डायरेक्शन और आप पेंडल मारना बंद कर देते हैं तो कुछ टाइम बाद साइकिल की जो स्पीड कम होती जा रही है। तो स्पीड कम क्यों हो रही है? क्योंकि उस साइकिल पर अपोजिट डायरेक्शन से कोई ना कोई फोर्स लग रहा है जो उसकी स्पीड को क्या करता जा रहा है, रिड्यूस करता है। सर। रिड्यूस द स्पीड ऑफ दैट बाइसिकल। क्लियर हुआ? सर। अब बोलो। सर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आ सकता है? क्या आएगा बताओ? जब तक दो सरफेस एक दूसरे को कांटेक्ट में नहीं आएंगे तब तक वो इंटरलॉक कैसे होंगे, और जब तक यस अच्छा तो सर। सर इंटरलॉकिंग नहीं अगर होगी तब तक कहां से होगा? वो कॉन्टैक्ट फोर्स में है और उसका एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और उसकी डेफिनेशन से दोबारा समझा दो, नहीं आई समझ में। देखो फ्रिक्शन फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, द फोर्स which always applied opposite to the direction of motion due to the interlocking between the two rough surfaces of the two objects। आप ये बोल सकते हैं जो फोर्स हमेशा एक मूविंग ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन से लगता है, और किस वजह से लग रहा है, ड्यू टू द इंटरलॉकिंग बिटवीन द टू सरफेसेस, रफनेस ऑफ द टू सरफेस, उसको हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। एग्जांपल में आप इसमें कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे व्हेन वी मूव अ बाइसिकल इट विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम व्हेन वी स्टॉप द पेडलिंग। जब हम पेडलिंग करना बंद कर देते हैं तो कुछ टाइम बाद वो साइकिल रुक जाती है, ठीक है। तो किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। आप बोटिंग कर रहे हैं तो बोटिंग में आप कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हो, उस रोड से उसको मूव करवा रहे हो तो बोट चलती जा रही है। अब आपने सपोज करो रोइंग करना बंद कर दिया तो धीरे धीरे बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम। क्यों? क्योंकि वाटर उसके ऊपर एक अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा है जो उसकी स्पीड को कम करता जा रहा है। समझ में आ रहा है? वो फ्रिक्शनल फोर्स है वहां पर। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। कोई डाउट किसी को?
बोलिए बेटा। नो सर। ओके, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है इस पे डिपेंड कर रहा है तो नेचर ऑफ द सरफेस। जितना ज्यादा सरफेस रफ होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, जितना ज्यादा सरफेस स्मूथ होगा उतना ही कम क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। दूसरा था इसके अंदर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और दूसरा आप ये बोल सकते हो फोर्स विद विच द टू सरफेसेस प्रेस। एक्सक्यूज मी सर, सर दो दो ग्लासेस के बीच में फ्रिक्शन कैसे होता है? तो इसके बीच दो में स्मूथ ग्लासेस के बीच में। दो स्मूथ ग्लासेस के बीच में फ्रिक्शन कैसे होता है बेटा? देखो, अगर सरफेस कम है मतलब सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम होगा, होगा जरूर, क्योंकि दोनों सरफेस एक दूसरे को टच कर रहे हैं। आपने देखा होगा अगर आप अपने दोनों हाथों को रब कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, कुछ होता है ऐसा, यस और नो? सर हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट क्यों हो रही है? क्योंकि दोनों के सरफेस एक दूसरे को रब कर रहे हैं। सेम ग्लास जब दो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो दोनों के सरफेस क्या कर रहे हैं, दोनों के सरफेस एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जो फ्रिक्शन का कारण बनता है। जरूरी नहीं है कि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो, फ्रिक्शन बहुत कम भी हो सकता है, फ्रिक्शन ज्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेस। समझ में आया? सर दो चीजों को रब रब कर मतलब दोनों हैंड्स को रब करने से हीट जनरेट होती है, ये नेचुरल होता है या फिर इसके पीछे कोई होता है कुछ? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बेटा, फ्रिक्शन, इट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन से फ्रिक्शन। हीट भी जनरेट हो सकती है। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। अभी आगे पढ़ाऊंगा आपको फ्रिक्शन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, उसमें आएगा हीट। आप दो स्टोन को अगर रब करते हैं, पत्थर को रब करते हैं, तो आपने देखा होगा उसमें से हीट निकलती है, निकलती है ना? यस सर। तो वो उसी का कारण, तो उसी का कारण। ओके बोलो सर। बेटा, हाँ बोलो। यस सर यस। सर हमने फ्रिक्शन का सिंबल एफ होता है ना सर, सिंबल। हाँ हाँ बेटा, सर फ्रिक्शन फ्रिक्शन और का कोई फोर्स। सिंबल नहीं होता, फ्रिक्शन का कोई सिंबल नहीं होता, फ्रिक्शन सिंपली एक फोर्स है। फ्रिक्शन जो है ना वो सिंपली एक फोर्स है, ओके उसको आप एफ से डिनोट कर सकते हैं। ओके, सर। यस सर। और सर लीव कर दे, बेटा लीव करें। नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को? यस सर आ गया। ओके, अब आपको देखो घर पर जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है आपको ये सारा टॉपिक अपनी बुक से रीड करना है, और इस टॉपिक में से जितने क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज के सोल्व कर सकते हैं उतने क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो ताकि उसको याद कर सको, तो सोल्व कर सको। इसके जो नोट्स है वो मैं आपको सेंड करूंगा, आपको पेन हो जाएगा। ठीक है बेटा? सर आज ही करोगे? हाँ, अगर हो सका तो आज, नहीं तो मैं कल आपको नोट सेंड करूंगा। ओके आज सर। सिर्फ आप इसको रीड करना है, आज मैं आपको रिटर्न वर्क नहीं दे रहा हूँ, आज आपको सिर्फ ये रीड करना है और इसको लर्न करना है जितना मैंने पढ़ाया है। ठीक है बेटा? यस सर। ओके सर। ओके सर। सर ओके बेटा, ओके बेटा, यू विल लीव द क्लास बाय नाउ। सर। बाय बाय बेटा। सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। लैपटॉप है सर। बाय सर। भारती, मयंक, शालू, लीव द क्लास बेटा। शालू, मयंक,
Shalu leave the class.